गरीब भाई मेरी बेटी की शादी पर फटे पुराने कपड़े पहनकर गया तो मैंने उसे नौकर समझकर मेहमानों के जूते साफ करवाए और खाना दिए बिना फंक्शन से निकाल दिया। भाई रोता हुआ सुनसान सड़क पर चला गया। अगले दिन मेरे घर पुलिस की गाड़ी रुकी और इंस्पेक्टर ने एक डायरी और चेकबुक थमाई। मैंने डायरी खोली तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं चिल्लाकर रोने लगी, क्योंकि दिसंबर की वो हड्डियों में उतर जाने वाली रात, जिसमें आसमान पर तारे भी बादलों की काली और मोटी चादर में मुंह छुपाए जमीन पर होने वाले एक ऐसे जुल्म को देखने से बचते हुए महसूस हो रहे थे जिसने खून के रिश्तों की हर हद को पार कर दिया था। मगर शहर के इस खूबसूरत और महंगे इलाके में जहां दौलत की बारिश होती थी, वहां एक आलीशान कोठी रोशनी में इस तरह डूबी हुई थी जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये कोठी इस शहर के फेमस बिजनेस टाइकून कपूर की कोठी थी, जहां आज उनके इकलौते बेटे की शादी का फंक्शन बहुत जोर शोर से चल रहा था। और उसी कोठी के मेन गेट के बाहर गुप्त अंधेरे और सन्नाटे में एक इंसान सर्दी से थरथराते हुए अपनी फटी पुरानी चादर को खुद में समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये सुमित था, इस फंक्शन की दुल्हन इशिता का सगा मामू और मेरा इकलौता बड़ा भाई, जिसने जवानी में बाप का साया सर से उठने के बाद अपनी बहन को बाप बनकर पाला था। सुमित की उम्र 45 के करीब थी, मगर गरीबी की चक्की में पिसते हुए और जमाने के थप्पड़ खाते हुए उसके चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे ने डेरे डाल लिए थे। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखों के पास डार्क सर्कल उसकी रातों की जागती हुई भूख और परेशानी की गवाही दे रहे थे। उसके शरीर पर कुर्ता सलवार था, उसका रंग गरीबी की वजह से उतर चुका था और जगह जगह से बारीक रफू इस बात का सबूत था कि ये जोड़ा उसके ऊपर कितने सालों से है। पैरों में प्लास्टिक की हवाई चप्पल थी, जिसका अंगूठा टूटा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए एक टूटी हुई तार का सहारा लिया हुआ था। मगर इस गरीबी के बाद भी आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बहुत बड़ी जंग को अंजाम देने के बाद जीतने वाले की आंखों में होती है। वो बार बार अपने कांपते हुए हाथ से अपनी मेली कुचेली वेस्टकोट के अंदरूनी जेब को टटोलता, जहां उसने एक ऐसी चीज छुपा रखी थी जिसे उसने अपनी इकलौती भांजी इशिता की खुशी और मेरा मान रखने के लिए कुर्बान कर दी थी। सुमित का दिल उछल रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से गए थे तो मैं सिर्फ 10 साल की थी और सुमित ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू की थी ताकि मेरी आंखों में कभी आंसू न आए। उसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, खुद पुराने कपड़े पहनकर मुझे नए कपड़े लेकर दिए थे, मुझे मेरे माँ बाप बनकर पाला था और फिर एक अच्छे घर में मेरी शादी कराई थी, जहां जाकर मैं अमीर हो गई थी और धीरे धीरे अपने गरीब भाई को भूलती जा रही थी। मगर भाई की मोहब्बत कहाँ कम होती है। आज मेरी बेटी की शादी थी और सुमित अपनी बहन की बुलाए बिना ही चला आया था, क्योंकि मामू का रिश्ता भी तो बाप जैसा होता है। इस ख्याल ने सुमित के कदमों में जान डाल दी थी। वो लड़खड़ाता हुआ गेट की तरफ बढ़ा, जहां बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में हट्टे कट्टे गार्ड्स हाथों में हथियार लिए खड़े थे और आने वाले महंगे मेहमानों की गाड़ियों को सैल्यूट मार रहे थे। सुमित जैसे ही रोशनी से भरे हॉल में आया तो गार्ड्स की नजरें उस पर पड़ी और उनके चेहरों पर गुस्से के एक्सप्रेशन आ गए। एक गार्ड ने उसे सीने पर हाथ रखकर रोका और सख्त लहजे में बोला, ओ बाबा, कहाँ मुंह उठाकर अंदर घुसे आ रहे हो? देखा नहीं, यहाँ शादी हो रही है, ये कोई ऑर्फनेज नहीं है। चल भाग यहाँ से और जाकर पिछले दरवाजे पर बैठ जा। जब खाना बच जाएगा तो मिल जाएगा, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब होते हुए महसूस किया, मगर बहन की मोहब्बत आगे आ गई। उसने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं स्वाति मैडम का सगा भाई हूँ, इशिता का मामू हूँ। मुझे अंदर जाने दो, मैं बस अपनी बहन और भांजी को देखने आया हूँ। चाहे तो स्वाति मैडम से पूछ लो, मैं बस एक बार उन्हें देखकर चला जाऊंगा। मैं उनका सगा भाई हूँ। आज मेरी भांजी की शादी है, मैं अपनी भांजी की शादी में आया हूँ, मुझे प्लीज अंदर जाने दो। गार्ड्स ने एक जोरदार हंसी हंसी, जो सुमित के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। दूसरे गार्ड ने सख्त अंदाज में कहा था, तो तुम मालकिन के भाई हो, जरा अपनी शक्ल तो देखो शीशे में और अपने कपड़े देखो। स्वाति मैडम करोड़पति हैं और तुम मांगने वाले लगते हो। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम उनके भाई होते तो किसी बड़ी गाड़ी में आते, ऐसे फटे हाल पैदल नहीं आते।
स्वाति मैडम का कोई भाई नहीं है, पागल किसी और को बनाना। चलो अब निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर निकालेंगे। सुमित की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बहुत मिन्नत की कि ऊपर वाले के वास्ते एक बार स्वाति को बुला दो, वो खुद पहचान लेगी। मुझे सिर्फ एक बार स्वाति से मिलना है, उससे बात करनी है। वो मेरी बहन है, मैंने इतने सालों से उसे नहीं देखा। आज मेरी भांजी की शादी है, मैं उन लोगों से मिलने आया हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। शोर बढ़ने लगा तो मैं अंदर से भारी भरकम साड़ी में और सोने की ज्वेलरी से सजी हुई थी बाहर आई। मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी और मैं मेहमानों के वेलकम के लिए गेट पर आई थी। जब मेरी नज़र गेट पर खड़े उस इंसान पर पड़ी, अपने भाई सुमित पर पड़ी, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बजाय उसके कि मैं दौड़कर भाई के गले लगती, मेरा चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। ये वही भाई था जिसने अपनी जवानी मेरे लिए ख़त्म कर दी थी, जिसने मेरी वजह से शादी नहीं की थी, जिसने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां ख़त्म कर दी थी, जिसने मेरी हर खुशी पूरी की थी, मेरी हर ख्वाहिश को कहने से पहले पूरा किया था। मगर आज मुझे उसमें अपना पास्ट और अपनी बेइज्जती नज़र आ रही थी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा कि कहीं मेरे ससुराल वाले या मेरी अमीर दोस्त इस नज़ारे को देख तो नहीं रहे। मेरी आंखों में भाई के लिए मोहब्बत के बदले डर और शर्मिंदगी थी कि कहीं कोई उसे देख न ले और ये ना पूछ ले कि ये कौन है। मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? मैं तेजी से आगे बढ़ी और गार्ड्स को हटने का इशारा किया। सुमित ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए और भीगी आंखों से पुकारा, स्वाति मेरी बहन, बधाई हो तुझे, आजा मेरी बहन। मगर मैंने उसे झटक दिया और दांत पीसकर दबी हुई आवाज में बोली कि तुम यहाँ क्या करने आए हो सुमित? तुम्हें मैंने फोन करके मना किया था ना कि इशिता की शादी में मत आना। तुम क्यों मेरा तमाशा बनाने और मेरी नाक कटवाने के लिए आ गए हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया और मुझसे पूछ लिया कि ये कौन है, तो मैं क्या जवाब देती फिरूंगी कि तुम जैसा गरीब मेरा कौन लगता है? सुमित का हाथ हवा में ही रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वही हूँ जिसके लिए वो इतनी मजदूरी करता रहा। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, स्वाति, मैं तो बस तेरी खुशी में शामिल होने आया था और इशिता के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तू देखेगी तो तुझे बहुत पसंद आएगा। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसे रोक दिया और गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोली कि मुझे तुम्हारे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी यही बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो, अपनी हालत तुम किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे। अगर मेरे ससुराल वालों या इशिता के ससुराल वालों ने तुम्हें देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि स्वाति का भाई एक 2 टके का मजदूर है। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने क्यों चले आए हो? मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ आती है? अब तुम यहाँ आ गए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज मेरे ऊपर रहम करो और यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ। सुमित के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। वो अपनी बहन की खातिर क्या कुछ नहीं करके आया था। अपना घर, अपनी छत, सब कुछ बेच कर आया था कि मेरा सिर ऊंचा कर सके। मगर मैं उसे अपनी बेइज्जती समझ रही थी। स्वाति मेरी बहन, तू भूल गई है क्या कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा भाई हूँ यार। मैं तुझसे और अपनी भांजी से मिलने आया था, तुम्हें बधाई देने आया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। उसने दुखी लहजे में कहा, प्लीज सुमित, यहाँ तमाशा मत बनाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है। अगर उसके ससुराल वालों ने तुम्हें देख लिया तो वो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि अचानक इशिता की सास, जो कि बहुत घमंडी और दौलतमंद औरत थी, अपने रिश्तेदार के साथ वहां आ पहुंची। उन्होंने नाक पर रुमाल रखा और सुमित को सर से लेकर पैर तक नफरत से देखा और मुझसे पूछा, अरे स्वाति बहन, ये कौन है और गेट पर मेहमानों का रास्ता क्यों रोक रखा है? ये वो लम्हा था जब सुमित की नज़र मेरे ऊपर जम गई थी। उसे उम्मीद थी कि अब तो मैं सच बोल दूंगी, अब तो मैं कह दूंगी कि ये मेरा वो प्यारा भाई है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिसने मेरी खुशी को पूरी करने के लिए अपनी सारी खुशियाँ खत्म कर दी, जिसने मुझे दिन रात एक करके यहाँ तक पहुँचाया। मगर मैंने जो जवाब दिया उसने सुमित को रुला दिया। मैंने एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और उनकी तरफ देखकर बोली, अरे कुछ नहीं बहन जी, ये कोई नहीं है, बस हमारे गांव का एक पुराना खानदानी नौकर है। बचपन से हमारे घर काम करता था, बेचारा गरीब है
और मेंटली तौर पर भी थोड़ा हल्का है। पुराने मालिकों की खुशी का सुनकर मुंह उठाकर चला आया, कुछ खाने पीने के लालच में। सुमित सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सगी बहन ने उसे नौकर बना दिया, उसे एक पागल का नाम दे दिया। उसका कंट्रोल टूटने लगा था। वो चिल्लाना चाहता था कि स्वाति, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा खून का रिश्ता हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुझे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, तेरी ख्वाहिश को कहने से पहले ही पूरा किया। मगर उसकी नज़र जब मेरी आंखों में पड़ी तो वहां एक रिक्वेस्ट दिखाई दी, एक भीख दिखाई दी कि मेरी इज्जत रख लो। सुमित जो हमेशा से मेरे लिए कुर्बानी देता आया था, आज फिर उसकी ममता जैसी मोहब्बत जाग उठी। उसने सोचा, अगर मेरी बेइज्जती में ही मेरी बहन की इज्जत का राज छुपा है तो मैं हर जहर का प्याला भी पी लूंगा। वो खामोश रहा और नजरें झुकाए रखी। इशिता की सास ने नफरत से कहा कि अच्छा तो ये बात है, ये नौकर लोग भी ना मौका देखकर पहुंच जाते हैं। खैर, अगर आ ही गया है तो इसे ऐसे फ्री में खड़ा मत रखो। आज वैसे भी सफाई वाले कम आए हैं और मेहमानों के जूते पर धूल जमी पड़ी है। स्वाति, इससे कहो कि दरवाजे के पास बैठ जाए और दूल्हे और आने वाले सारे खास मेहमानों के जूते साफ करे। और हाँ, इसे कह देना कि चोरी ना करे, वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो, इसे जल्दी काम पर लगाओ और अंदर आ जाओ। अंदर भी इंतजाम देखते हैं। मेरे पास अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैंने दिल पर पत्थर रखा और सुमित की तरफ मुड़ी। मेरी आंखें सख्त थी। मैंने उंगली के इशारे से सुमित को ऑर्डर सुना दिया। सुन लिया तुमने सुमित? मैडम क्या कह रही हैं? जाओ वहां कोने में बैठ जाओ और ये कपड़ा पकड़ लो। खबरदार, जो कोई शिकायत मिली, जितने भी मेहमान आएंगे तुम उनके जूते साफ करोगे और गाड़ियों के टायरों से मिट्टी झड़ेगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना गार्ड्स तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम से काम रखना और किसी से कोई बातचीत मत करना और किसी को अपनी सच्चाई मत बताना। बस जो काम दिया है वो करो और यहाँ से चले जाओ। दोबारा यहाँ मत आना। सुमित का कलेजा मुंह को आ गया था। उसकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी। वो पिछले 2 महीने से भूखा था, सिर्फ पानी के घूंट पर गुजारा कर रहा था ताकि किराए के पैसे बचाकर यहाँ पहुँच सके और वापसी पर बहन और भांजी का सर ऊंचा कर सके। लेकिन यहाँ उसे जो मिल रहा था वो बहुत ही दर्दनाक था। उसने कांपते हाथों से वो मेला कपड़ा थामा और इस आलीशान गेट के एक कोने में जमीन पर बैठ गया। वो जमीन जिसकी ठंडक उसकी हड्डियों में उतर रही थी। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बड़ी बड़ी चमकीली गाड़ियां रुक रही थी और उनमें से कीमती सूट और साड़ियों में सजे लोग उतर रहे थे। सुमित हर आने वाले के पैर में झुक जाता और उनके जूते साफ करने लगता। वही सुमित जिसके कंधों पर बैठकर मैंने अपना बचपन गुजारा था, आज मैंने ही उसे मेहमानों के कदमों में डाल दिया था। वो सुमित जिसने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, जिसने अपनी खुशी को नहीं देखा था, सिर्फ मेरी खुशियों को सबसे ऊपर रखा था और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। और फिर मेरी एक बड़े खानदान में शादी भी कराई थी। कोई मेहमान उसे नफरत से देखता तो कोई उसे पैर से ठोकर मार कर कहता कि ध्यान से साफ करो, पॉलिश खराब ना हो जाए। सुमित की कमर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका सर चकरा रहा था। भूख अब उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबुओं ने हवा को खूबसूरत बना दिया था। सुमित के मुंह में पानी भरता जा रहा था, मगर वो हलक से नीचे उतार लेता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो कपड़ों से जूते साफ करता जाता, साथ साथ अपने आंसू भी पोंछता जाता। दुल्हा जब अपने दोस्तों के साथ अंदर आया तो उसने भी नफरत से सुमित की तरफ देखा और अपना कीमती जूता आगे कर दिया। ये वही लड़का था जो अब मेरी लाडली बेटी का पति बनने वाला था। सुमित के दिल में बार बार ख्याल आता कि वो उठ खड़ा हो और अपनी जेब से वो चेक और डायरी निकालकर मेरे मुंह पर मारे और बताए कि वो कितना अमीर दिल रखता है। मगर फिर मेरा डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वो फिर से नौकर बन जाता। घंटे गुजरते गए, सर्दी बढ़ती गई और सुमित वहीं सुकड़ कर बैठा रहा। किसी ने उसे पानी का एक गिलास तक नहीं पूछा। वो तमाशा बनकर अपनी ही बहन की खुशियों को दूर से देखता रहा। जब रात गुजर गई, खाना खुल गया और मेहमान पेट भरकर डकार लेते हुए बाहर निकलने लगे तो सुमित की हालत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो निढाल हो चुका था। आखिरकार जब भीड़ कम हुई और फंक्शन खत्म होने को हुआ तो मैं बाहर निकली। सुमित ने सोचा कि शायद अब जब सब चले गए हैं तो मैं उसे गले लगाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी और उसे खाना खिलाऊंगी
उससे प्यार से 2-4 बातें करूंगी और उसे अंदर लेकर जाऊंगी। मगर मेरे चेहरे पर अभी भी वही सख्ती थी। मैं तेज कदमों से चलती हुई सुमित के पास आई और अपने पर्स से कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर सुमित के ऊपर ऐसे फेंके जैसे किसी भिखारी को भीख दी जाती है, और जहरीले लहजे में बोली कि बहुत तमाशा बना लिया तुमने आज मेरा। अच्छा हुआ कि किसी को पता नहीं चला कि तुम कौन हो। अब ये पैसे पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। और सुन लो, आज के बाद इस घर की तरफ पलटकर भी कभी मत देखना। मेरी बेटी के ससुराल वालों को अगर पता चल गया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। ये कहकर मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और फिर अंदर चली गई। गेट बंद हो गया और सुमित बाहर अकेला रह गया। उसने जमीन पर बिखरे हुए नोटों को नहीं उठाया। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस बहन के लिए उसने शादी नहीं की, जिसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसी ने उसे जिंदगी से मक्खी की तरह निकाल फेंका। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी वेस्टकोट को टटोला। वो अमानत अब भी वही थी, मगर अब उसकी कोई कदर नहीं थी। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। भूख और प्यास ने उसके शरीर से जान निकाल दी थी, मगर उससे बड़ी चोट उसके दिल पर लगी थी। वो सुनसान सड़क पर चलने लगा। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी उसके अंदर पानी नहीं बचा था। वो सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह चल रहा था। उसे गाड़ियों के हॉर्न सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे बस मेरी वो बातें सुनाई दे रही थी कि तुम मेरे लिए मर चुके हो। अगर तुमने दोबारा इस घर में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम कौन हो तो मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और फिर वो खतरनाक लम्हा पास आ गया जब वो सड़क पार करने के लिए मुड़ा और सामने से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। मगर उस वक्त भी उसका हाथ अपनी जेब पर था, उस राज पर जो अब सिर्फ उसकी लाश के साथ ही खुलेगा। एक जोरदार टक्कर हुई और सुमित का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। खून का फव्वारा फूटा और सड़क की काली जमीन लाल हो गई। वो वहीं तड़पने लगा, मगर उस सुनसान सड़क पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस खामोश डायरी के जो उस रात के अंधेरे में अपने अंदर एक भाई का खून और एक बहन की नफरत समेटकर जा चुकी थी। सूरज जोर शोर से निकल चुका था, मगर ये सूरज सुमित के लिए नहीं निकला था, क्योंकि उसकी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ये सूरज मेरे लिए निकला था, जो अपनी बेटी इशिता की शादी की पहली सुबह आंखों में खुशियों के ख्वाब और दिल में अपनी कामयाबी का घमंड सजाए तैयार हुई थी। मैं अपने घर में थी और शाम के रिसेप्शन की तैयारी के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने दुनिया जीत ली है। मैंने अपने पास्ट को, अपने गरीब भाई को अपने दरवाजे से भेजकर अपनी इस घमंडी जिंदगी में कदम जमा लिए थे, जहां सिर्फ पैसा बोलता है और खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कर्म की चक्की बहुत धीरे चलती है, मगर जब पीसती है तो बारीक पीस देती है। अभी मैं अपने ख्यालों के महल में गुम थी और शाम के रिसेप्शन के लिए अपनी ज्वेलरी चुन रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने अपनी बेटी को इतने अमीर घराने की बहू बना दिया। अब मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी और मेरा भी सर हमेशा ऊंचा रहेगा कि मेरी बेटी किस खानदान में गई है। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और इशिता की सास, जो कि कल तक बहुत मीठी बनी हुई थी और जिसकी तारीफें करते हुए मेरी जुबान नहीं रुकती थी, आज माथे पर बल डाले और आंखों में गुस्से की चमक लेकर अंदर आई थी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थी, जिनके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन और चालाक मुस्कुराहट थी। मैंने घबराकर आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते किया और बैठाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब दिए बिना वो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगी और बहुत गुस्से भरे लहजे में बोली, स्वाति बहन, तैयारी तो तुम कर रही होगी, मगर ज़रा मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमने तुम्हारी बेटी के लिए शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा रिसेप्शन हॉल बुक करवाया है, जिसकी सजावट और खाने का खर्चा करोड़ों में है, ताकि हमारे खानदान की नाक ऊंची रहे और लोग वाह वाह करें। हमने अपना काम पूरा कर दिया और पानी की तरह पैसा बहाया है, मगर ताली एक हाथ से नहीं बचती स्वाति बहन। अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमारी इज्जत रखो। हमारे खानदान का एक उसूल है और वो ये
कि रिसेप्शन के स्टेज पर दूल्हा तभी बैठता है जब दुल्हन के खानदान से उसे मुंह दिखाई में कोई ऐसी कीमती चीज दी जाती है जो हमारे स्टेटस के हिसाब से हो। देखो, हमने तुम्हारी बेटी पर इतना खर्चा किया है, तो अब हमारा भी हक बनता है कि हमारा बेटा जब आज शाम रिसेप्शन के स्टेज पर बैठे तो उसका हाथ खाली ना हो। हमें अपने बेटे के लिए हीरे की वो खास घड़ी चाहिए जो इम्पोर्टेड हो और जिसमें असली हीरे जड़े हुए हों, जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख हो। और ये घड़ी तुम्हें अभी और इसी वक्त मंगवानी होगी ताकि शाम को फंक्शन से पहले वो पहन सके। वरना लोग क्या कहेंगे कि लड़के वालों ने तो करोड़ों का हॉल बुक करवाया मगर लड़की वालों ने एक घड़ी तक नहीं दी। हमें वो गिफ्ट हर हाल में चाहिए। हमें अपने खानदान की नाक नहीं कटवानी। हमने बहुत ज्यादा खर्च किया है और अब हम इस जरा सी बात पर अपना नाम कम नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रही होंगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा चेहरा जो मेकअप में छुपा हुआ था डर से पीला पड़ गया और हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने हकलाते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन जी, लेकिन अब इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरा मतलब है कि मेरे पास तो अब इतने पैसे नहीं बचे। बेटी का दहेज बनाने और शादी के बाकी खर्चों में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। मैंने तो कमेटी डालकर और कुछ ज़मीन बेचकर ये सब अरेंजमेंट किया था कि मेरी बेटी का सर ऊंचा रहे। और वैसे भी रिसेप्शन तो लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है। हमने तो बहुत कुछ किया है, आपका नाम नीचे नहीं होने दिया। हमने अपनी बेटी को बहुत दिया है, लेकिन अब इस अचानक की डिमांड ने बहुत कुछ बदल दिया बहन। ये मैं अभी अरेंज नहीं कर सकती। इशिता की सास का रवैया फौरन बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा भड़कने लगा। उन्होंने मेरे पास आकर उंगली नचाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम गरीब हो और करोड़ों के खर्चे के बदले तुम्हारे पास हमारे हीरे जैसे बेटे को देने के लिए एक घड़ी के पैसे नहीं हैं? तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी कि हमारा खानदान बहुत अमीर है, हमारे पास जमीनें हैं? अगर तुम्हारा खानदान इतना ही ऊंचा है तो फोन करो अपने उस भाई को जिसका तुम जिक्र करती थी कि वो बहुत बड़ा जमींदार है, और कहो उससे कि अपनी बहन की इज्जत बचा ले। वरना याद रखना स्वाति, अगर शाम तक वो घड़ी नहीं आई तो हॉल में रिसेप्शन तो होगा मगर उसमें तुम्हारी बेटी दुल्हन बनकर नहीं बैठेगी और हम भरी महफिल में माइक पर सबको बता देंगे कि हमने गरीब घराने में रिश्ता कर लिया है। और फिर सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी को हमारे ताने सुनने पड़ेंगे और वो नौकरों की तरह रहेगी। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो, वरना हमने जो कहा है हम वही करेंगे। उन्होंने बहुत गुस्से से कहा, लेकिन बहन, आप मेरी मजबूरी को समझिए। बेटे की शादी करना इतना आसान काम नहीं होता। हमने इतना दहेज दिया है, इतना खर्चा किया है। सिर्फ आपका ही खर्च नहीं हुआ, हमारा भी बहुत हुआ है। अभी 50 लाख अचानक ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज बहन, थोड़ा रहम करिए। मैंने उनसे मिन्नतें भरे लहजे में कहा, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब आपके ऊपर है कि आप अपना नाम ऊपर करना चाहती हैं या नीचे। हमने जो कहा है हम वही करेंगे। ये कहकर वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और मैं वहीं कालीन पर गिर गई जैसे किसी ने मेरी कमर तोड़ दी हो। मगर दिमाग बंद हो चुका था। 50 लाख रुपए इस वक्त मेरे पास 50 हजार भी नहीं बचे थे। मैंने अपनी झूठी अमीरी दिखाने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर दिया था और अब ये नई डिमांड मुझे मेरी मौत की तरह लग रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं रोते हुए सोचने लगी कि अब मैं किसको फोन करूं, किसे बुलाऊं। दुनिया की नज़र में तो मेरा भाई अमीर था, मगर सच्चाई में तो मेरा एक ही भाई था, सुमित, जिसे मैंने कल रात बेइज्जत करके और नौकर बनाकर धक्के देकर निकाल दिया था। मुझे सुमित का वो उदास और टूटा हुआ चेहरा याद आने लगा जब वो कह रहा था कि स्वाति, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने जोर जोर से अपना सर पीटना शुरू कर दिया। मैं बर्बाद हो गई। काश मैं सुमित की बात सुन लेती। शायद वो कोई छोटी मोटी चीज ही दे देता जिसे मैं बेचकर कुछ इज्जत बचा लेती। मगर नहीं, वो तो फटे पुराने कपड़ों में था। वो 50 लाख की घड़ी कहाँ से लाता? वो तो खुद भूखा नंगा था। मेरे सोचों की धारा मायूसी और पछतावे की तरफ बह रही थी, मगर पछतावा अब किसी काम का नहीं था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। दोपहर ढलकर शाम में बदल रही थी और मेरे आलीशान घर में एक अजीब सी खामोशी और डर का बसेरा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इशिता की सास का फोन दोबारा आया था जिसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। वो साफ शब्दों में कह चुकी थी कि अगर हीरे की घड़ी का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हॉल में कदम रखने की जरूरत नहीं
और हम तुम्हारी बेइज्जती करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, और तुम्हारी बेटी के साथ क्या सुलूक होगा वो भी तुम अच्छे से जानती हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारा कहा पूरा कर दो। मेरा दिमाग बंद हो चुका था। मैं अकेली सोफे पर बैठी छत को घूर रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बेटी के साथ न जाने क्या सुलूक करती। इशिता पार्लर जा चुकी थी और नौकर इधर उधर छुपते फिर रहे थे, क्योंकि घर का माहौल किसी तूफान का पता दे रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार इशिता की सास के ताने आ रहे थे और अपने भाई सुमित का वो उदास रूप आ रहा था जिसे मैंने कल रात बेइज्जत कर दिया था। मैं सोच रही थी कि काश मैंने सुमित से बात कर ली होती, शायद वो कोई हल निकाल देता। वो हमेशा से ही मेरी मुश्किलों का हल निकालता आया था, मगर अब क्या ही हो सकता था। मैंने अपने भाई को बेइज्जत करके भेज दिया था। अब न जाने वो कहाँ होता। वो जो मुझे गिफ्ट देता, मैं उसे ही बेचकर कुछ पैसे निकाल लेती। मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। मैं कहाँ से 50 लाख रुपए लाऊंगी? मैं कहाँ से वो हीरे की घड़ी लेकर आऊंगी? अमीरी का नाटक तो कर लिया था, लेकिन अब ये मुझे ही भारी पड़ गया था। मैं इतनी भी अमीर नहीं थी, लेकिन जितना मैंने खर्च कर दिया था, मेरी उससे शान बढ़ चुकी थी, और अब मैं ये घड़ी न देकर अपनी शान को कम नहीं करना चाहती थी। अगर मैं वो घड़ी ना देती, तो वो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करते। मेरी बेटी को ताने देते कि तुम्हारी माँ हमें एक घड़ी तक नहीं दे सकी। मुझे अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक बाहर गली में एक खतरनाक सायरन की आवाज़ गूंजी। ये पुलिस की गाड़ी का सायरन था, जिसकी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी थी। मेरा रंग हल्दी की तरह पीला हो गया था। नौकर घबराते हुए भागते हुए आए और बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर गेट पर खड़े हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा कि शायद इशिता की सास ने पुलिस भेज दी है। ये शायद मेरे झूठ का भांडा फूट गया। मैं दीवारों का सहारा लेती हुई कांपते शरीर के साथ लाउंज में पहुंची। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ये पुलिस मेरे घर कैसे आ गई। मैं वहां पहुंची तो सामने एक इंस्पेक्टर खड़ा था, जिसके हाथ में खाली लिफाफा और एक खून से भरा गिफ्ट पैक था, जिसे देखकर मेरा खून जम गया था। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा दुख और हमदर्दी थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बिना कोई सवाल किए वो सामान टेबल पर रख दिया और धीमी आवाज में बोला, स्वाति मैडम, हमें सड़क के किनारे एक लाश मिली है जिसकी आइडेंटिटी सुमित के नाम से हुई है, और उसकी मुट्ठी से ये चीजें मिली हैं जो शायद सिर्फ आपके लिए हैं। मेरे कानों में सुमित का नाम किसी धमाके की तरह गूंजा था। मैंने बेयकीनी से इंस्पेक्टर साहब को देखा और फिर उन चीजों को जो टेबल पर रखी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंस्पेक्टर ने अभी क्या कहा है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए स्वाति मैडम, हम कुछ गलत नहीं कह रहे। हमें सड़क के किनारे एक लाश मिली है जिनका नाम सुमित था, और उनके हाथ में ये चीज़ मौजूद थी जो शायद आपके लिए थी। उन गिफ्ट में से अभी भी खून की महक आ रही थी। ये मेरे अपने भाई का खून था, वो भाई जो कल रात मेरे दरवाजे पर बेइज्जत हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो पैकेट उठाया तो मेरे हाथ खून से लाल हो गए। मैंने कांपती उंगलियों से पैकेट खोला तो अंदर से एक लकड़ी का बहुत कीमती और खूबसूरत बॉक्स निकला, जिसके साथ एक लेटर चिपका हुआ था जो कि एक डायरी का फटा हुआ पेज था, और उस पर जगह जगह खून के धब्बे थे। मैंने वो लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखों से आंसू टप टप करके कागज पर गिरने लगे थे और शब्द धुंधलाने लगे थे। सुमित ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा था, जिसे देखते ही मेरा दिल बंद होने लगा था। मेरी प्यारी बहन स्वाति, ये 4 शब्द पढ़ते ही मेरे दिमाग में पास्ट का एक एक लम्हा जोर से खुला, और मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैं छोटी सी थी और बहुत तेज बुखार में तप रही थी। तो छोटा सुमित मेरे सर पर आकर बैठा, सारी रात गीली पट्टियां रखता रहा था और बार बार यही कहता था कि मेरी प्यारी बहन, जल्दी ठीक हो जा, मैं तेरे लिए गुड़िया लाऊंगा। उसने मेरी बहुत देखभाल करी थी। उसकी देखभाल की वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो गई थी। मैंने सिसकते हुए आगे पढ़ा, तुझे और इशिता बेटी को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं जानता हूँ कल रात जब मैं आया तो तुझे बहुत शर्मिंदगी हुई।
मेरे कपड़े मैले थे और मेरी हालत भिखारियों जैसी थी। मुझे माफ कर दो बहन, अगर तुम्हारी मेरी वजह से बेइज्जती हुई हो तो। इन शब्दों ने मेरे कलेजे में छुरा घोंप दिया। मुझे याद आया, जब हमारे बाप इस दुनिया से चले गए थे तो घर में खाने तक को कुछ नहीं था। तब सुमित ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर एक गराज में छोटू की नौकरी शुरू कर दी थी ताकि मैं स्कूल जा सकूं। वो सारा दिन काले तेल में लिपटा रहता था, मगर शाम को जब घर आता तो अपने मेले हाथों में छुपाकर मेरे लिए टॉफी लाता था और कहता था कि गुड़िया, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना, तुझे कभी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेली है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता था और आज इस भाई ने माफ़ी मांगी थी कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैंने हिचकियों के बीच लेटर को पढ़ना जारी रखा। मगर तू तो जानती है ना कि मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। जब तू छोटी थी तो पिताजी के मरने के बाद मैंने वादा किया था कि तुझे परियों की तरह पालूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मजदूरी करी ताकि तू पढ़ सके, और जब तेरी शादी हुई तो मैंने तुझे अमीर घर में भेज दिया और खुद पीछे हट गया ताकि मेरी गरीबी तेरी खुशियों पर साया न डाले, ताकि मेरी वजह से तू कभी बेइज्जत न हो सके। इस वजह से मैंने तुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, मैं तुझसे दूर रहा। मैंने यही बेहतर समझा कि तेरे पास जाना ठीक नहीं है। मेरी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब मेरी अपनी शादी थी और मुझे दहेज देने के लिए सुमित ने अपनी आधी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया था और खुद किराए के कच्चे घर में शिफ्ट हो गया था। शादी वाले दिन वो मेहमानों से छुपता फिर रहा था ताकि कोई ये ना पूछ ले कि दुल्हन का भाई मजदूर क्यों है, और आज फिर उसने वही बात दोहराई थी। उसने मेरी शादी इतनी शानदार की थी, लेकिन वो खुद मेरे ससुराल वालों से ज्यादा सामने नहीं आया था। वो छुप छुप कर मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट देख रहा था। उसने मुझे हर चीज दी थी। लेटर के आखिरी शब्दों में मुझे पूरा तोड़ कर रख दिया था। मगर कल मुझे पता चला कि इशिता की शादी है तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा खाली हाथ कैसे जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ इस पुराने घर के अलावा जो पिताजी की आखिरी निशानी था। मैंने वो कच्चा मकान बेच दिया स्वाति। हाँ, वही घर जहाँ हम बचपन में खेलते थे, जहाँ लॉन में पेड़ थे, जिसकी छाँव में हम सारी गर्मियाँ गुजारते थे। मैंने वो सब बेच दिया, अपनी छत बेच दी, अपना घर बेच दिया, ताकि मैं अपनी भांजी के दूल्हे के लिए ये गिफ्ट खरीद सकूं। क्योंकि मैंने सुना था कि तेरे समधी बहुत अमीर हैं और उन्हें हीरे पसंद हैं। इसलिए मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से ये घड़ी खरीदी ताकि तेरी बेटी के ससुराल में तेरा सर ऊंचा हो जाए। मैंने अपना एक एक रुपया इस घड़ी को लेने में लगा दिया और तेरे पास आया था। मैंने तड़प कर टेबल पर रखे उस बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर नील मुलायम कपड़े पर वो हीरे की घड़ी जगमगा रही थी, जिसकी चमक में सुमित की पूरी जिंदगी की कमाई शामिल थी। ये घड़ी नहीं थी, ये सुमित का घर था, ये उसकी छत थी, ये उसका बुढ़ापे का सहारा था जिसे उसने मेरे झूठे घमंड की खातिर कुर्बान कर दिया था। घड़ी के शीशे पर सुमित के खून का एक निशान जमा हुआ था जो चिल्ला चिल्लाकर मुझे उदास कर रहा था। मैंने लेटर के आखिरी शब्द पढ़े जब मैं गेट पर पहुंचा और तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे नौकर कहा तो मेरे दिल के हजार टुकड़े हो गए। मगर मैंने भी तेरी आंखों में डर देखा तो मैं समझ गया कि तू अपनी इज्जत बचाना चाहती है। इसलिए मैंने चुपचाप जूते साफ करना शुरू कर दिया। सच बता रहा हूँ स्वाति, मैं तेरे मेहमानों के जूते साफ कर रहा था तो मुझे अपनी बेइज्जती का दुख नहीं था, बल्कि मुझे खुशी थी कि मैं तेरे किसी काम आ रहा हूँ। मैंने हर जूते को साफ करते हुए प्रार्थना की कि ऊपर वाला मेरी बहन की जिंदगी अच्छी कर दे। जब तूने मुझे पैसे फेंके और धक्के देकर बाहर निकाला तो मैं वहां से चला आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरी बनती हुई बात बिगड़ जाए। मैं जा रहा हूँ स्वाति, हमेशा हमेशा के लिए। बस ये आखिरी गिफ्ट अपना लेना और इशिता से कहना कि उसका मामू गरीब जरूर था मगर बगैरत नहीं था। इस घड़ी में मेरी जिंदगी की एक एक सांस शामिल है। मैं भूखा था, प्यासा था, मगर मैं खुश था कि मैंने अपनी बहन का मान रख लिया। मैंने बहुत दिल से अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये घड़ी खरीदी है। इसे कभी बर्बाद मत करना। ये मेरी पूरी जिंदगी है, ये मेरा घर है। मैं जा रहा हूँ स्वाति, अपना और इशिता का ख्याल रखना। मेरी प्यारी बहन स्वाति, तेरा प्यारा भाई सुमित। मेरे हलक से एक चीख निकली और मैं जमीन पर गिर गई। मैंने वो लेटर अपने सीने से लगा लिया और दहाड़े मारकर रोने लगी। मुझे याद आ रहा था कि कल रात जब मैं सुमित पर पैसे फेंक रही थी तो सुमित की आंखों में कैसा दर्द था।
वो कितना थका हुआ था, वो कितनी तकलीफ में था, वो भूखा था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और मैंने उसे पानी का एक गिलास तक नहीं पूछा था। मैंने उसे नौकर बना दिया था और उसे 2 शब्द भी प्यार के नहीं बोले थे। वो जूते साफ करता रहा और मैं अंदर खाने की खुशबू में मेहमानों के साथ हंसती रही। मैंने उसे कितनी तकलीफ दी। मेरी वजह से मेरे भाई का ये हाल हो गया। मैं अपने बालों को नोचने लगी। मैं खुद को कोसने लगी कि हाय, मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने हीरे के बदले भाई बेच दिया। मैंने पत्थरों के बदले खून बेच दिया। ये 50 लाख की घड़ी नहीं है, ये मेरे भाई की जिंदगी है। ये मेरे भाई की मौत है, जिसे मैंने अपने हाथों से खो दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। सुमित, प्लीज़ वापस आ जाओ। अभी तो मुझे तुमसे इतनी बातें करनी थी। मुझे तुम्हारे साथ अपना बचपन याद करना था। मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा था। सालों बीत गए थे और कल जब तुम आए तो मैंने तुम्हें बेइज्जत करके धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। सुमित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। इंस्पेक्टर, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा और भरी हुई आवाज में कहा, मैडम, संभालिए खुद को। आपका भाई एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने अपनी नौकरी में हजारों लाशें देखी हैं, मगर ऐसी लाश नहीं देखी जिसके चेहरे पर सुकून हो और मुट्ठी में अपनों के लिए गिफ्ट हो। वो मरते दम तक इस घड़ी को प्रोटेक्ट करते रहे। शायद उन्हें पता था कि ये घड़ी आपकी इज्जत है। वो आपके भाई थे। उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होगा। उन्हें पता होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने ही आपको पाला है, तो वो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने रोते हुए सर उठाया और उस घड़ी को देखा, जिसकी एक एक टिक टिक में मुझे सुमित के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पास्ट की कहानी मेरी आंखों के सामने चल रही थी। सुमित का मुझे कंधे पर बैठाकर मेले में ले जाना, सुमित का त्योहारों पर अपने कपड़े ना सिलवाकर मेरे कपड़े सिलवाकर देना, मुझे चूड़ियां लेकर देना, सुमित का अपनी जवानी में बूढ़ा हो जाना, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जवानी में खुश रहूं। और फिर कल रात वो आखिरी नज़ारा, जब वो लंगड़ाता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया था और मैंने मुड़कर भी नहीं देखा था। मैंने तड़प कर कहा कि सुमित भाई, मैंने ये क्या किया? तुमने मेरी झूठी इज्जत के लिए अपनी सच्ची जान दे दी। अरे मैं तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम घर बेच आए हो? मैं भाड़ में डाल देती ऐसी शादी को। मैं आग लगा देती ऐसे ससुराल वालों को। मुझे तुम चाहिए थे भाई, मुझे तुम चाहिए थे। मुझे माफ कर दो। मेरा रोना इतना खतरनाक था कि घर की दीवारें भी कांप रही थी। मगर इस पछतावे का वक्त गुजर चुका था। सुमित जा चुका था। बस उसकी निशानी बाकी रह गई थी। वो निशानी जो अब मेरे लिए एक इम्तिहान बन चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से वो खून से भरी घड़ी उठाई और इस घड़ी पर लगे सुमित के खून की महक ने मेरे अंदर सोए हुए इंसान को पूरी तरह से झंझोड़ कर जगा दिया था। अब मैं वो स्वाति नहीं रही थी। मैं अब सुमित की बहन बन गई थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और एक झटके के साथ खड़ी हो गई। मेरी आंखों में अब दुख के साथ एक आग थी, बदले की आग नहीं, बल्कि सच्चाई की आग। मैंने सोच लिया था कि अब मैं क्या करूंगी। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप गवाह रहना। मेरा भाई आज भी जीत गया। मैं हार गई, मगर मैं अब उसकी जीत का जश्न मनाऊंगी। मैं ये घड़ी लेकर वहीं जाऊंगी जहां उसकी बेइज्जती हुई थी और दुनिया को बताऊंगी कि एक मजदूर का दिल बादशाह से बढ़कर होता है। मैं सबको बताऊंगी कि वो मेरा भाई था, जिसे रात सबने बेइज्जत किया था, जिसे मैंने बेइज्जत किया था। मैं उसका सच सबके सामने लाऊंगी और उसकी जीत का जश्न मनाऊंगी। मैंने वो घड़ी मुट्ठी में बंद कर ली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर शाम गहरी हो चुकी थी, मगर मुझे अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास भाई के खून की रोशनी थी। शादी हॉल में इस वक्त खूब खुशियां फैली हुई थी और रोशनियों का एक तूफान आया हुआ था। हर तरफ हंसी और महंगी खुशबुओं ने हवा को खूबसूरत बना रखा था। स्टेज पर इशिता दुल्हन बनी बैठी थी और उसके साथ दूल्हा शेरवानी पहने मुस्कुरा रहा था, जबकि इशिता की सास और नंदे घमंड की पुतली बनी बराबर की कुर्सियों पर बैठी थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब मैं आऊंगी और हीरे की घड़ी लेकर आऊंगी, जिसकी शर्त उन्होंने रखी थी। सास के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। उन्हें यकीन था कि मैं अपना नाम बचाने के लिए कहीं न कहीं से अरेंजमेंट कर ही लूंगी, मगर उन्हें ये खबर नहीं थी कि मैं जो अरेंजमेंट करके आ रही हूँ, वो उन सब की जिंदगियों को शर्मिंदा कर देगा।
इस लम्हे में हॉल के बड़े दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मैं उतरी। मेरी हालत देखकर गेट पर खड़े लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल बहकर गालों पर जम गया था और महंगी साड़ी जगह जगह से खून से सनी हुई थी। मगर मेरे चेहरे पर एक अजीब सा डर और हाथों में एक ऐसी मजबूत पकड़ थी जिसे मैंने थाम रखा था। मैंने एक नज़र इस जगमगाते हुए हॉल को देखा, जहां अमीरी, हंसी और झूठी शान का बाजार घूम रहा था। मुझे इन रोशनियों से घिन आने लगी। मुझे हर बल्ब की रोशनी में अपने भाई सुमित की बुझती हुई आंखें दिखाई देने लगी। मैं लंबे कदम भरती हुई हॉल के अंदर आई तो एकदम सन्नाटा छा गया। गाने बंद कर दिए गए और सारे मेहमानों की नजरें मेरे ऊपर जम गई। मेरी यह हालत देखी तो सब घबराकर खड़े हो गए। इशिता की सास ने माथे पर बल डाले और गुस्से से अपनी जगह से उठी। वो आगे बढ़कर सख्त लहजे में बोली कि ये क्या तमाशा है स्वाति बहन, ये क्या हुलिया बनाकर तुम इतने बड़े फंक्शन में चली आई हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? और कहाँ है वो चीज जिसका तुमने वादा किया था? लाई हो या नहीं, या फिर खाली हाथी आ गई हो हमारी नाक कटवाने? मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने उन्हें ऐसी नजरों से देखा कि वो एकदम पीछे हट गईं। मैं सीधी स्टेज की तरफ बढ़ी। मेरे कदमों की छाप हॉल के सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं स्टेज पर चढ़ी और वहां रखे माइक को हाथ में थाम लिया। मेरा हाथ कांप रहा था, मगर मेरा इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। मैंने माइक अपने होठों के पास किया और मेरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। इस शहर के अमीर लोगों, इज्जतदार लोगों, आज मैं स्वाति तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद तुम सबको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। ये कहानी एक ऐसे भाई की है जिसे कल रात तुम सबने और मैंने इसी हॉल के बाहर भिखारी समझकर धक्का दे दिया था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा हो गया। हर इंसान हैरान होकर मुझे देख रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और वो खून से भरी घड़ी हवा में लहराई, जिसके शीशे पर सुमित का खून अभी भी लगा हुआ था, और चिल्लाकर बोली, देखो इस घड़ी को, गौर से देखो। ये पूरे 50 लाख की हीरो की घड़ी है, जिसकी डिमांड मेरी बेटी की सास ने की थी और कहा था कि अगर ये ना मिली तो रिसेप्शन नहीं होगा। तुम सब जानते हो ये घड़ी कहाँ से आई है? ये मेरे उस भाई सुमित की कमाई है, जिसे कल रात मैंने अपने दरवाजे से धक्के दे के निकाला था। वही सुमित जो फटे पुराने कपड़ों में यहाँ खड़ा था और जिसे तुम लोगों ने और मैंने नौकर समझकर जूते साफ करवाए थे। हाँ, वो मेरा सगा भाई था। वो कोई नौकर नहीं था। वो मेरा बाप था। वो मेरी माँ था। उसकी पूरी जिंदगी मेरी खुशियों की खातिर खत्म हो गई। उसने शादी नहीं की ताकि मैं परियों की तरह रह सकूं, और कल जब उसे पता चला कि मेरी बेटी के ससुराल वाले इतने अमीर हैं, तो उस गरीब ने अपना अकेला सर छुपाने का ठिकाना, अपना खानदानी घर बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, ताकि वो तुम्हारी ये भूखी और लालची शर्त को पूरा कर सके। वो ये घड़ी लेकर आया था, मगर मैं कमबख्त दौलत के नशे में ऐसी अंधी हुई कि मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने उसके मेले कपड़े देखे, मगर उसका साफ दिल नहीं देखा। मैंने उससे तुम्हारे जूते साफ करवाए और वो चुपचाप करता रहा, क्योंकि वो मेरी इज्जत बचाना चाहता था। वो भूखा था, प्यासा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, मगर फिर भी उसने शिकायत नहीं की। वो एक ऐसा भाई था जिसने अपनी बहन को पालने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने खुद नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ाया था। उसने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी कर दी थी। उसने कभी अपने लिए कपड़े नहीं बनाए थे, लेकिन मुझे कभी पुराने कपड़ों में नहीं रहने दिया। हाँ, जो कल आया था और जूते साफ कर रहा था, वो मेरा ही भाई था, और जब वो यहाँ से निकला तो सड़क पर एक हादसे में मर गया। मेरा गला बंद हो गया था और आंसू मेरे चेहरे पर बहने लगे थे। मैंने रोते हुए कहा, वो मर गया, और मरते दम तक उसने ये घड़ी अपनी मुट्ठी में दबाकर रखी। उसकी हड्डियां टूट गईं, मगर उसने तुम्हारी दी हुई शर्त नहीं टूटने दी। ये घड़ी जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, ये कोई चीज नहीं है। ये मेरे भाई के जमे हुए आंसू हैं, और इसके पट्टे पर जो लाल निशान है, ये रंग नहीं है, ये उसका खून है, उसकी जिंदगी है, उसकी पूरी कमाई है। मैं दूल्हे के पास गई, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मैंने वो घड़ी उसके हाथ में थमा दी और कहा, ये लो बेटा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। इसे अपनी कलाई पर बांध लो और शौक से वक्त देखो, मगर याद रखना, जब जब तुम इस घड़ी में वक्त देखोगे, तुम्हें मेरा वो भाई याद आएगा जो तुम्हारे जूते साफ करता रहा और जिसके खून की वजह से आज तुम यहाँ बैठे हो। पहन लो इसे। ये दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है, क्योंकि इसकी कीमत एक इंसान की जान है। पूरे हॉल में तूफान आ गया था। औरतें रोने लगी थी,
मर्दों के सर शर्म से पानी पानी हो गए थे। इशिता की सास और नंदी जो कुछ देर पहले अकड़कर बैठी थी, अब जमीन में गिरती जा रही थी। उनका घमंड खाक में मिल चुका था। मैंने इशिता के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची, आज तेरे मामू ने तुझे वो दहेज दिया है जो दुनिया का कोई बादशाह भी अपनी बेटी को नहीं दे सकता। उसने अपनी जान देकर तेरा घर बसाया है। अब तू अपने घर जा और खुश रह। मगर मेरी एक बात याद रखना, कभी अपने पास्ट को मत भूलना और कभी किसी गरीब के फटे कपड़ों को देखकर उसे नफरत से मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि उन फटे कपड़ों में कोई ऐसा अच्छा इंसान छुपा हो जिसके पैर की धूल भी हम अमीरों से ज्यादा कीमती हो। ये कहकर मैं स्टेज से नीचे उतर आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर अब मैं टूटी हुई नहीं थी। मैंने अपनी झूठी घमंड को बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे अब किसी की फिक्र नहीं थी। मुझे अब अपने भाई के पास जाना था, उसके ठंडे शरीर से लिपटकर माफी मांगनी थी। हॉल में सारे लोग इज्जत से खड़े हो गए, मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं उन रोशनी को हमेशा के लिए छोड़कर उस अंधेरे की तरफ जा रही थी जहां मेरे भाई की लाश पड़ी थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि सुमित मेरा हाथ थामकर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि स्वाति, तू जीत गई। सुमित ने जाते जाते भी मुझे सिखा दिया कि रिश्तों की अहमियत और मोहब्बत दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। इंसान की असली पहचान उसका कपड़ा या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसका दिल और उसकी पहचान होता है। हम अक्सर सोसाइटी की झूठी बातें और लोग क्या कहेंगे के डर से अपने सगे खून को ठुकरा देते हैं, उनकी गरीबी को अपनी बेइज्जती समझते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो इज्जत और प्यार एक गरीब रिश्तेदार के दिल में होता है, वो मतलबी अमीरों में कभी नहीं मिल सकता। पछतावा इंसान को अंदर से खा जाता है। इसलिए रिश्तों की कदर उनकी जिंदगी में करो, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए और तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक खून से भरी घड़ी या यादें रह जाएं। असली सुकून अपनी सच्चाई को अपनाने में है, चाहे वो सच्चाई कितनी भी कड़वी ही क्यों ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।